जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AW क्लासेस में। भाई साहब आज इतिहास का पार्ट 2 लेकर आए हैं और मजा आ जाएगा भाई साहब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई साहब जो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देने वाले हैं। तो मेरे रसगुल्लो सुनते जाना। देखो त्रिपिटक कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कितने होते हैं मेरे बाबू? 3 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। अच्छा सर कौन कौन से होते हैं? तो लो अभी बता देते हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और मेरे रसगुल्ले अभिधम पिटक हो गया। धम्म क्या है? बात करते हैं धम्म क्या होता है। भाई मेरी बात सुनो, अशोक ने अपने अभिलेखों में जिन आचार संहिताओं का उल्लेख किया है या जिन आचार संहिताओं को प्रस्तुत किया है उन्हें क्या कहा गया है मेरी जान? धम्म कहा गया है। क्या कहा गया है? धम्म। इसके अंतर्गत समानता, बड़ों का सम्मान, धर्म सहिष्णुता आदि शामिल है। देखिए दोस्त, ये क्लास उनके लिए है जिनको अभी तक कुछ भी याद नहीं। भाई साहब एकदम इजी लैंग्वेज में, घर वाली लैंग्वेज में लिख रखा है भाई साहब, आपका काम बन जाने वाला है। चलो आगे बात करते हैं। धम्म हो गया। मेगस्थनीज, देखो कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। मेगस्थनीज की रचना का नाम हो जाता है इंडिका। क्या हो जाता है मेरी जान? इंडिका। चाणक्य का हो जाता है बेटा, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और इनकी रचना का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। इब्न बतूता, रियल्ला, है ना। अलबिरूनी की किताबुल हिंद आप पता होगा, 80 अध्याय थे, है ना। 80 अध्याय हो जाते हैं इसमें। शूद्रक, शूद्रक की रचना का नाम हो जाता है मृच्छकटिकम। क्या हो जाता है मेरी जान? मृच्छकटिकम हो जाता है। हाँ बात करते हैं भाई साहब विशाख दत्त। विशाख दत्त की हो जाती है मुद्रा राक्षस और कबीर की हो जाती है उलटबासी। और आपको एक चीज और याद रखनी है मेरी जान, देखो सुनो, है ना। हाँ बिल्कुल सुनना भाई साहब, मजेदार चीजें है ना। शब्द, शब्द किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा शब्द हो जाती है गुरु नानक जी की। किसकी हो जाती है? गुरु नानक जी की हो जाती है। इतनी बात होगी क्लियर, है ना। आराम से देखते हुए चलना इस वीडियो को और शांति से चलना भैया, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके आ जाता है कभी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऊपर कभी लिखने को मौका मिल जाए आपको, है ना, क्योंकि कल ही पेपर है आपका तो 22 मार्च को, ठीक है जान। चलो आ जाओ। रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखो मैं है ना इसके लिए एक कहानी बता देता हूँ। एक कहानी के माध्यम से आप समझ लेना कि पूरी बात क्या थी, सर क्या कहना चाह रहे हैं अपने। देखो ये बाबू, ये मैं है ना, देखो इसमें क्या होता है कि बेटा ये जो होता है ना, ये होता है किसान। क्या होता है? किसान, है ना। ये होता है जमींदार। कौन होता है? जमींदार। और ये हो जाता है भाई साहब आपके अंग्रेज। कौन हो जाता है? अंग्रेज। अब होता ऐसा था कि किसानों से टैक्स तो लिया जाता था, मान लो 5 रुपए। कितने लिया जा रहा है? 5 रुपए लिया जा रहा है। भाई किसान से कितने लिए? 5 रुपए, है ना। और 2 रुपए किसने रख लिए अपने पास? जमींदारों ने रख लिए। और 3 रुपए दिए किसको? अंग्रेज को। अंग्रेज ने सोची कि यार वहां से तो 5 आए थे, मेरे पास आते आते भाई साहब 3 रुपए हो रह गए, यार ये लोचा क्या हो रहा है, यार इस बात को तो खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इन बिचौलिया को हटाओ। तो इन बिचौलिया को हटाया, इन बिचौलिया को हटाया। अंग्रेजों ने डायरेक्टली जो राजस्व था वो किसके साथ तय कर लिया था? किसानों के साथ तय कर लिया था। किसके साथ कर लिया था? किसानों के साथ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जमीन है किसी की, ये खेत है, मान लो क्या है? खेत है। अब इस खेत पे सालाना की जो आय होती है, मान लो भाई साहब 3 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 3 लाख होती है। तो अंग्रेजों ने बोला कि भैया खेती होए या नहीं हो, तेरे हमारे से कोई लेना देना नहीं है ना। तू हमें 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 कितने देगा? 1 लाख साल के देगा, चाहे पहले तेरे फसल हो चाहे नहीं हो। ये बात अंग्रेजों ने बोल दी डायरेक्टली किसको? किसान को। और जमींदार तेरे को भी एक जिम्मेदारी देके जा रहे हैं, ये पैसा लाके कौन देगा? तू देगा। ओ भाई साहब जमींदार टेंशन, अब मैं क्या कमाऊंगा, है। बात आ रही समझ में? देखो अब आ जाएगी आपको समझ में बात। देखो इस प्रणाली में राजस्व की राशि को तय कर दिया गया। भाई राजस्व की राशि को तय कर दिया गया जो जमींदार को जमा करवाना क्या था मेरी जान? आवश्यकता। क्या था? आवश्यकता। बात करते हैं इस व्यवस्था में राजस्व सीधा किसान के साथ तय किया गया था। देखो इस व्यवस्था में जो राजस्व होता था ना, वो सीधा का सीधा डायरेक्टली मैंने बताया आपको किसान के साथ तय किया जाता था। इस व्यवस्था में जमींदार भूस्वामी न होकर केवल राजस्व एकत्र करने वाला व्यक्ति था। हाँ भाई साहब भूमि का स्वामी नहीं था वो। कौन था? भूमि का स्वामी नहीं था। कौन? आपका जो जमींदार था ना, वो भूमि का स्वामी नहीं था। और केवल क्या करने वाला हो गया था भाई साहब? राजस्व वसूल करने वाला एक अधिकारी के रूप में हो गया था, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इस व्यवस्था में जमींदार भूस्वामी न होकर केवल राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी था। बोलो ओम भूर भूर स्वाहा। बात बन जाएगी क्या? अरे बन जाएगी, बन जाएगी मेरी जान, बन जाएगी, है ना। चलो आ जाओ, ये स्टोरी समझ में आएगी? चिंगू मिंगू आ गया समझ में? हाँ चलो। महानवमी डिब्बा, सर महानवमी डिब्बा क्या होता है? बेटा महानवमी डिब्बा बड़ा अच्छा है ना। देखो महानवमी आप समझो नवरात्रि, नवरात्रि में आने वाली नवमी के बारे में बात करी जाती है। बात करते हैं
महानवमी से हमारा आशय एक अनुष्ठान से है जो सितंबर या नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। एक अनुष्ठान से है जो सितंबर या नवंबर के माह में क्या किया जाता है बेटा, आयोजित किया जाता है। आपको पता है नवरात्रि कब आती है? अक्टूबर नवंबर में आती है ना, आयोजित किया जाता है। तथा इससे उत्तर भारत में दशहरा व पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के साथ प्रायद्वीप में नवरात्र के नाम से जाना जाता है। दशहरा आप जानते हो 9 दिन की नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की फेमस है, प्रायद्वीप भारत में नवरात्रि फेमस है। भारत में नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह 10 दिन का त्यौहार था, पूरे के पूरे कितने दिन का त्यौहार था? 10 दिनों का त्यौहार था। विजयनगर में ऐसे अनुष्ठान के लिए मंच का निर्माण किया गया है। देखो विजयनगर जो साम्राज्य था ना, हिंदू साम्राज्य था, 1336 में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, है ना। अब देखो विजयनगर में एक मंच का स्थापना की गई जिसका जो चौड़ाई थी ना, चौड़ाई वो कितनी थी, 11,000 वर्ग फीट थी। कितनी थी बाबू? 11,000 वर्ग फीट। 11,000 लिखना आता है क्या? अरे आता है सर, आता है, इतना तो आता है। हाँ ये देखो ना 11,000। सर ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई बताओ आप तो। अरे मेरी जान ऊंचाई थी इसकी 40 फीट। कितनी थी बेटा? 40 फीट। उम्मीद है महानवमी डिब्बा भी आपका क्लियर हो गया होगा। पेपर में आने वाले प्रश्न है डायरेक्टली, एक भी प्रश्न को छोड़ना मत, फोड़ के आना भाई साहब। पेपर की खोपड़ी में स्वाहा करके आ जाना, छेद करके आ जाना, है ना। और आज मैप की क्लास भी आएगी, उसको भी पूरा देखना है आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध। भाई साहब तगड़ा सर, आज तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। हाँ मेरी जान आज मस्त आया हूँ मैं, है ना। देखो यह युद्ध विजयनगर में सन 1565 में हुआ था। यह युद्ध विजयनगर में हुआ था। और कब हुआ था बेटा? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। इसे राक्षसी तागड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, है ना। राक्षसी या तालीकोटा का क्या कहते हैं बेटा? युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें विजयनगर के जो प्रधानमंत्री थे, भाई विजयनगर के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे भाई साहब? आपको पता होगा राम राय थे। कौन थे? राम राय। विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय व दक्कन के सुल्तान अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा की सेना के मध्य लड़ा गया था, जिसमें भाई साहब राम राय विजयनगर वाले क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। बस ये राक्षसी तागड़ी का युद्ध था। याद रखना तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 में होता है। कब होता है? 1565 में। विवाह के प्रकार देखो, विवाह के जो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं मेरी जान, कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। पर जो प्रचलित विवाह है ना वो 4 ही है। कितने हैं? 4 ही है ना, 4 ही है। बहिर्विवाह हो जाएगा, बहुपत्नी विवाह हो जाएगा, है ना, अंतर्विवाह हो जाएगा। लो मैं लिख देता हूँ। एक तो हो गया अंतर्विवाह, दूसरा बहिर्विवाह। बहिर्विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर्विवाह। तीसरे की बात कर लेते हैं, बहुपत्नी। पता है भाई साहब एक ही पति के बहुत सारी पत्नियां होगी तो भाई साहब बहुपत्नी क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा बहुपति। ये वर्तमान में प्रचलित है। तो नॉर्मली 8 थे, आपको 4 याद रखना महत्वपूर्ण रूप से, है ना। मनुस्मृति। सर मनुस्मृति का कालखंड कब से कब तक था? देखो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। बस ये ऐसा प्रश्न लिखना है कि मनुस्मृति का काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी माना जाता है। आगे ना बात समझ में? हाँ चलो। हाँ मगध, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मगध इतना खास क्यों था, आखिर में मगध में ऐसा क्या था? तो देखो ये मैंने ना शॉर्ट में समझा रखा है, पूरी पूरी लाइन सुनना, पूरी पूरी लाइन कैसे आएगी। देखो मगध उपजाऊ प्रदेश के रूप में देखा जा सकता है। मगध में लोहे का विशाल क्षेत्र था। मगध में हाथियों की बहुआयात थी, मतलब यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में क्या पाए जाते थे बेटा? हाथी पाए जाते थे। मगध गंगा किनारे, अरे भाई साहब साक्षात गंगा मैया के किनारे बसा हुआ है भाई साहब। और गंगा मैया का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है क्या दुख खा सकता है? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। आपके ऊपर भी गंगा मैया का आशीर्वाद है। कल आपका पेपर सभी का बहुत अच्छा जाए भाई साहब। मेरा तो यही विचार है भाई साहब मेरा रसगुल्ला खोपड़ी में छेद करके आ जाए। ऐसा लग रहा है आज फिर गला बैठ गया मेरा। इब्न बतूता के अनुसार नारियल, आ जाओ नारियल पानी पिलाता हूं तुम्हें। पहले तो देखो ये, हाँ जी ये इसके बाल भी बना देते सर। हाँ बाल बना दो। हो भाई साहब ये नारियल बन गया। क्या बन गया? नारियल। अरे मैं लिख के बता देता हूं तुम्हें, है ना। देखो इब्न बतूता ने नारियल को एक मनुष्य
के रूप में बताया है। साथ ही इसे आश्चर्यजनक भी बताया है, क्योंकि दिखने में देखो जो नारियल का वृक्ष होता है ना, वो कैसा होता है भाई साहब, कैसा होता है, कहीं ना कहीं आपको पता है खजूर के वृक्ष जैसा होता है। कैसा होता है? खजूर के वृक्ष जैसा होता है। किसी जैसा होता है बेटा? खजूर के वृक्ष। देखो यहाँ लिख सकते हैं अपन, दिखने में खजूर के वृक्ष जैसा था। ठीक है। और अब बात करें तो देखो इसकी तुलना मनुष्य के मुख से करिए। इसमें दो आंखें होती थी, एक मुख होता था। और बात करें तो जो इसके जो बाल थे, है ना, वो रस्सी के समान प्रतीत होते थे। अंदर से सफेद मतलब हरा होता था, है ना। क्या दिक्कत है? नारियल लिख देना यार। ये प्रश्न अर्धवार्षिक में आया है राजस्थान वालों आपके, है ना। लिख दोगे ना? हाँ, सब पता चल रहा है, लिख दोगे आप। चलो आ जाओ। देखो अशोक को कुछ कहा जाता था। अशोक को कहा जाता था देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। क्या कहा जाता था? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी सर देवनाम प्रिय का मतलब क्या हुआ? ए बेटा कुछ नहीं हुआ, सुन मेरी बात। देवताओं का प्रिय, देख देवनाम, देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय हुआ ना, याद हुआ ना, बस यही तो बात है। प्रियदर्शी सर, प्रियदर्शी का मतलब अरे दिखने में सुंदर, जैसे मैं दिख रहा हूँ ना, देख बढ़िया दिख रहा हूँ, चकाचक है। छोरी वोरी ढूंढ देना बढ़िया मस्त, है ना। देख लेना अपना आसपास, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना मेरा, ठीक है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, दिखने में सुंदर। बात 100% छप सकती है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो गोपुरम। गोपुरम क्या होता था? देखो मैं आपको बताता हूँ। दक्षिण भारत में मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता। यह अलंकृत भी होता था। कैसा होता था? यह अलंकृत होता था। कैसा होता था मेरी जान? अलंकृत होता था। और दिखने में इतना विशाल होता था कि दूर से ही हमें अंदाजा लग जाता कि हाँ भाई साहब क्या है? मंदिर है। क्या है? दूर दराज से ही मंदिर होने का आभास प्रतीत हो जाता था। क्या हो जाता बेटा? प्रतीत हो जाता था। क्या हो जाता था? आभास प्रतीत हो जाता था। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पांचवी रिपोर्ट। देखो पांचवी रिपोर्ट कब आती है? 1813 में। कहां पे? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में आती है। कहां पर आती है? ब्रिटिश संसद में आती है। बात करते हैं तो भाई साहब इसमें बहुत सारे रैयतों की अर्जियां थी। रैयत का मतलब क्या हो जाता है भाई साहब? किसान हो जाता है। क्या हो जाता है? किसान हो जाता है। बहुत सारे किसानों की अर्जियां थी। जिला कलेक्टर और राजस्व विवरणी मतलब जो राजस्व अधिकारी होते थे उनकी भी अर्जियां इसमें शामिल थी। ये सब ब्रिटिश अधिकारियों का लेखा जोखा था कुल मिला के। छप सकता है बड़े कम शब्दों में, मतलब 4 या 5 लाइनों में मैंने आपको खत्म करके बता दिया है ना। केवल आप बात को समझ लेना, ये मेन बातें लिखनी है। बाकी मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पांचवी रिपोर्ट, है ना। हाँ अब आपका मेरे से आज चलो एक प्रश्न और, मैं कुछ प्रश्न याद आ रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। दक्कन दंगा कब हुआ था? 12 मई 1875। 12 मई 1875। चलो और बात कर लेते हैं भाई साहब। संविधान में समय आप सभी को होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा ये किसने कहा था? ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। आप सभी को पता है हमारे मुंह में आकर गिरेगा, है ना, में आकर गिरेगा।
डल्लो जी ने कहा था, किसने कहा था बड़ा? डल्लो जी ने। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको भाई साहब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना, इसको कमेंट भी करना, है ना, और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप चाहते हो कि इसका तीसरा पार्ट आज का आज ही अपलोड हो जाए तो एक बार भाई साहब पार्ट 3 भी लिख देना। अब देखो कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको देके जाने होंगे, है ना। संविधान, चलो मैं ये लिख देता हूँ, संविधान में कुल अनुच्छेद तो 395, आपको कुल भाग बताने हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इनका जवाब आपको देना है। और भाई साहब पार्ट 3 चाहिए तो आप भी मैसेज कर देना आप, ताकि मैं शाम तक एक बार इसको भी अपलोड कर दूंगा, है ना मेरी जान। आज के लिए इतना ही। देखो अब अपना परिवार मान के आप सभी से विनती है कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, क्योंकि भाई साहब आप मेरा दिल खुश करोगे तो आपका दिल तो कल यूँ ही खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और आज शाम को मैराथन क्लास होगी, शानदार होगी, मैप वेप की भी शानदार क्लास होगी, एक भी मिस नहीं करनी है आपको। चलते हैं आज के लिए इतना, सभी को जय हिंद।